जय हिंद बेटा जी। जैसा कि आपको पता है कि नवंबर में जो आपका एग्जाम होना है क्लास 12 का, उसमें इस बार एमसीक्यू आएंगे, ठीक है ना। और एमसीक्यू में क्या क्या आएगा सर? एमसीक्यू होंगे, साथ में असर्शन रीजन होंगे, वो भी एमसीक्यू बेस्ड होंगे। जैसा आपके केस स्टडी होगा वो भी आपका किसका बेस्ड होगा सर? वो भी हमारा ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, ठीक है ना। और ट्रू फॉल्स भी होंगे जो कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड होंगे, यानी कि 1 मार्क्स के आपके जो क्वेश्चन आने हैं। इसी सीरीज में मैंने कल आप लोगों को एक सीट दी थी, बहुत से लोग सीट ले जा चुके हैं और बहुत से लोग अभी सीट ले जाने की बाकी है। सभी से मैं कहूंगा कि सीट आप ले जाइए और सीट से आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है ना बेटा। अब सीट में जो आपको दी थी उसमें सब पहला जो आपका था कि जो आपका केस स्टडी था वो था आपका कूलम्स लॉ पर बेस्ड था, ठीक है ना। चलो मैं जल्दी से पहले केस स्टडी को पढ़ देता हूँ, फिर आपको आगे बढ़ ले जाते हैं, सॉल्व भी करते हैं, ठीक है बेटा। केस स्टडी में लिखा हुआ है कूलम्स लॉ state that electrostatic force of attraction or repulsion acting between the two stationary point charge is given by F equal to 1/4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square। जैसे आप जानते हैं, सब कुछ पता ही है आपको। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, केस स्टडी से मालूम क्या पड़ेगा बेटा, केस स्टडी से जो आपने पैराग्राफ पढ़ा है उससे कभी ऐसा नहीं होगा कि उससे बेस्ड क्वेश्चन नीचे आएंगे। बस जो आपको जो केस स्टडी में जो भी आपका पैसेज गिवन होगा उस पैसेज से केवल आपका दिमाग यानी कि माइंड सेट बताएगा कि आपको फिक्स करेगा कि आपको किस नीचे वाले जो क्वेश्चन है वो किस टॉपिक से रिलेटेड है। ध्यान रखना, उस जो कि आपको पैसेज गिवन है उससे बेस्ड 95% क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही नहीं। केवल वो पैसेज इसलिए गिवन है कि आपको मालूम पड़ जाए कि जो आने वाले क्वेश्चन हैं वो किस टॉपिक से और किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ठीक है ना। तो अब आपको मालूम पड़ गया यहाँ पर कि कॉन्सेप्ट क्या है सर? कॉन्सेप्ट है F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी कि कूलम्स लॉ की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। कूलम्स लॉ के बारे में बात कर रहे हैं। आगे इसमें लिखा हुआ है वेयर F डिनोट्स द फोर्स बिटवीन द टू चार्ज Q1 और Q2। यहाँ पर F क्या है सर? दो चार्जों के बीच में लगने वाला फोर्स है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, जिनके बीच की दूरी कितनी होगी चार्ज के? r, आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है ना। चलिए भाई, जहां वेयर स्पेस एप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट नोन एज अ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट किसे कहते हैं सर? कोई कांस्टेंट है जो कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पर डिपेंड कहते हैं, ठीक है ना। फ्री स्पेस इन वैक्यूम एंड मे बी टेकन एज अ एयर पार्सली। बेटा फ्री स्पेस का मतलब क्या है सर? वैक्यूम होगा या फिर जहां पर एयर भरी हुई है पार्सली, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है इफ फ्री स्पेस इज रिप्लेस्ड बाय मीडियम। यदि फ्री स्पेस को हटा के कोई मीडियम, मैंने आपसे कहा था कि 2 पॉइंट चार्ज है उसको कसम रख दिया, मीडियम में नहीं पानी में रख दिया, तो फोर्स अंतर आएगा। कैसे अंतर आएगा? वो कौन डिपेंड करेगा सर? एप्सिलॉन नॉट डिपेंड करेगा, ठीक है। वहां पे एप्सिलॉन चेंज हो जाएगा ना, है ना। इन्होंने लिखा हुआ है द फ्री स्पेस इज रिप्लेस्ड बाय अ मीडियम देन एप्सिलॉन नॉट इज रिप्लेस्ड बाय एप्सिलॉन नॉट कप्पा और एप्सिलॉन नॉट ई आर। जहां पर ई आर को जानते किसे कहते हैं बेटा? एप्सिलॉन नॉट आर बोलते हैं। क्या एप्सिलॉन नॉट मतलब होता है रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बेटा? रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है ना। वेयर के इज अ नोन एज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहाँ पे कप्पा, के मतलब कप्पा होगा, यहाँ पे के नहीं है। या कप्पा इज नोन एज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। ये आपका पैसेज गिवन है, ठीक है ना। पैसेज आपके समझ में आ गया। अब बेटा पैसेज पर बेस्ड आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है इन कूलम्स लॉ F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, देन on which of the following factors does the प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K डिपेंड्स। बेटा K किस चीज पर डिपेंड्स करता है? याद करो बेटा K क्या था, याद करो। अब आपको पता है इन्होंने क्वेश्चन में गिवन है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और बेटा हम पढ़ चुके हैं इस चीज को हम क्या बोलते हैं? K बोलते हैं। अब वो क्वेश्चन में पूछा गया है कि K किस चीज पर डिपेंड करेगा? K किस चीज पर डिपेंड करेगा? पहला देखना बेटा, लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज। क्या K इलेक्ट्रिक फोर्स पर डिपेंड कर रहा है सर? फोर्स तो किस पर डिपेंड करता है? याद करो, फोर्स तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 के, और फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा 1/R स्क्वायर के। यही तुमने पढ़ा है ना, ठीक है। अब क्या फोर्स डिपेंड पहला क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्टिव में पहला का आंसर ए है, और ए लिखा हुआ है क्या फोर्स पर डिपेंड कर रहा? नहीं। बी लिखा हुआ है नेचर ऑफ द मीडियम। बेटा देखो इसमें क्या दिख रहा है आप लोग? एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है, और एप्सिलॉन नॉट किस में आता है सर? के में आता है, यानी कि बी क्या होगा सर? बी ही आंसर सही है। यानी जो के है वो किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है सर? वास्तविकता में के निकला कहां से था? F इक्वल टू के, इसका निकला था प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट Q1
Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और इस K का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकली थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। यानी कि ये एप्सिलॉन नॉट क्या था सर, एप्सिलॉन नॉट डिपेंड कर रहा था कि मीडियम चेंज होने पर लगने वाला फोर्स क्या होगा। आंसर इसका क्या होगा सर, इन अ कूलम्स लॉ, क्वेश्चन देखना दोबारा, इन अ कूलम्स लॉ F इक्वल टू K, इस K की बात कर रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सीट में देखना बेटा, ये K किन चीजों पर डिपेंड करेगा सर, K डिपेंड करेगा मीडियम की परमिटिविटी पर, है ना। और परमिटिविटी की मीडियम करेगा तो कैसा होगा सर, मीडियम की परमिटिविटी मतलब नेचर ऑफ द मीडियम, मतलब क्या होगा, मीडियम का नेचर क्या होगा। इसका आंसर बी आंसर सही है, ठीक है ना। क्या आंसर सही है, बी आंसर सही है सेकंड वाले क्वेश्चन का। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का सेकंड वाला क्वेश्चन लिखा हुआ बेटा, डायमेंशन फॉर्मूला फॉर परमिटिविटी। बेटा परमिटिविटी के लिए डायमेंशन फॉर्मूला में नीचे में से एक कोई दिया है, चलो भाई निकाल लेते हैं परमिटिविटी का डायमेंशन फॉर्मूला। बेटा आप पढ़ चुके हो, क्वेश्चन में गिवन है F इक्वल टू होता है 1 अपॉन, F इक्वल टू क्या होता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, सबने यही पढ़ा है। यहां से बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो आ जाएगा F इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू Q1 Q2, यही होगा। यहां से बेटा देखना एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एफ, बेटा यही तो होगा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा इसकी डायमेंशन क्या होगी। अब डायमेंशन के लिए आप यहां पर थोड़ा याद करिए, आपको पता है आई करंट इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन T होता है, ठीक है ना, चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है ना। चलिए भाई इतना पता है। अब यहां से Q इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा I इंटू टी आ जाएगा। I की डायमेंशन क्या होती है सर, A होती है। करंट डायमेंशन कितना होगा, एम्पियर उसका यूनिट है, और डायमेंशन कितना है A। और यानी कि चार्ज की डायमेंशन क्या निकली सर, चार्ज की डायमेंशन निकली AT। डन। नेक्स्ट बेटा R क्या है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होगी सर, डिस्टेंस के लिए L डायमेंशन होती है। नेक्स्ट आपका F क्या है बेटा, F फोर्स होता है, और फोर्स इक्वल टू आप पढ़ चुके हो M की डायमेंशन M, और A मतलब एक्सेलरेशन LT की पावर -2। डन बेटा। अब आप क्या करेंगे, आप इसमें डायमेंशन पुट करिए और आंसर निकाल दीजिए। देखो मैं डायमेंशन वैल्यू पुट कर रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ देखना बेटा, Q की जगह पे क्या लिखें AT, दूसरे Q की जगह पे क्या लिख दें AT, सही आ गया। देखो Q1 Q2 AT आ गई डायमेंशन। अब 4 पाई तो कांस्टेंट है, R की जगह पर क्या लिख दें सर L स्क्वायर, क्योंकि R स्क्वायर लगा हुआ है, और F की जगह पर क्या लिख दें MLT की पावर -2। यदि मैं सॉल्व करने बैठूं तो कितना हो जाएगा बेटा, देखना सॉल्व करके देखना, यहाँ पर ऊपर हो जाएगा A स्क्वायर और T स्क्वायर। डन। और नीचे कितना हो जाएगा सर, नीचे हो जाएगा ML क्यूब T की पावर -2। और यदि मैं फाइनल आंसर देखें तो फाइनल आंसर क्या निकल रहा है बेटा, देखना M ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा M की पावर -1, कितना M की पावर -1, L की पावर -3, देखो ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। T बेटा T तो -2 है और 2 ऑलरेडी है, तो T की पावर कितनी हो गई 4, और A की पावर कितनी हो गई 2, और ये इसका यानी कि एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होगी, M की पावर -1, L की पावर -3, T की पावर 4 और A की पावर 2। यानी कि आंसर कौन सा सही है बेटा, इसमें बेटा इसमें आंसर है C, आंसर सही है। कौन सा आंसर सही है, C। यानी कि पहले का आंसर क्या था हमारे पास, पहले का आंसर था बेटा, फर्स्ट पार्ट का आंसर सही था B, और सेकंड वाले का आंसर कितना होगा C आंसर होगा। बेटा निकालना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, आपके एग्जाम में ये आने ही आने हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखा हुआ है थर्ड क्वेश्चन नंबर 3, force of repulsion between the two charge of 1 coulomb each kept 1 meter apart। बेटा कितना फोर्स का रिपल्सन लग रहा है, ठीक है। अब थोड़ा देखना, क्वेश्चन यही है, सब कुछ यही है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है ना, सब कुछ यही है। आपको सॉल्व करने के लिए पूछा है कि 1 कूलम से कितना फोर्स ऑफ रिपल्सन काम कर रहा है। देखना मेरे लाल, कैसे काम करना है सर, इसकी वैल्यू ये किसके इक्वल है सर, ये K इक्वल है F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर की, यही तो बेटा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर की। थोड़ा देखना मेरे लाल, ये वैल्यू कितनी निकलेगी, K की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10 की पावर 9, Q1 की वैल्यू वो कह रहा है 1 है,
दूसरे Q1 के लिए बोला है 1 है और बीच की दूरी भी कितना कर रहा है 1 का स्क्वायर। तो बेटा 1 और 1 यानी कि 1 कूलम चार्ज से जो कि 1 मीटर दूरी पर रखा हुआ है फोर्स कितना होगा 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन होगा। ठीक है ना। कौन सा आंसर सही है थर्ड का, चेक करके जल्दी से बताओ थर्ड का कौन सा सही है। थर्ड का बेटा आपका थर्ड का सही है और वो सही है आपका थर्ड का कौन सा वाला, बी वाला पार्ट। थर्ड का कौन सा सही है, बी पार्ट सही है। ठीक है ना। इसे भी सॉल्व करना, ठीक है, अपनी कॉपी पे सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है आपका कि दो आपके क्या लिखा हुआ है, 2 आइडेंटिकल चार्ज रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ इक्वल 10 मिलीग्राम वेट। याद करो 10 मिलीग्राम वेट, 10 मिलीग्राम वेट लिखा हुआ है। क्वेश्चन इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है ना, जो कि मैं कर रहा हूं फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है ना, फोर्थ पार्ट कर रहा हूं। एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखो गिवन क्या है कि जो फोर्स है, फोर्स कितना है 10 मिलीग्राम वेट के इक्वल है। और 10 मिलीग्राम वेट का मतलब होता है बेटा कि 10 × 10 की पावर -3 × g मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और इसमें क्वेश्चन में गिवन है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है। यदि आप पढ़ो ना इस पर बेस्ड ICSC एग्जाम में, ICSC वाले में क्लास 9th में बहुत सारे क्वेश्चन है इस वाले में, ठीक है ना। अपने CBSE में थोड़ा कम है बट ICSC में बताना है कि मिलीग्राम वेट को कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो समझना बेटा 10 × 10 की पावर -3 तो जो वैल्यू आ गई, और g का मतलब क्या होता है 9.8, बट क्वेश्चन में गिवन है 10 गिवन है। तो बेटा फोर्स इतने न्यूटन हो गया। फोर्स कितना है सर 10 × 10 की पावर -3 × 10 न्यूटन। 10 कहां से आया सर, जी की वैल्यू हमने गिवन है वो हमने लगा दी, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है फोर्स गिवन है और दूरी कितनी गिवन है सर, दूरी गिवन है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर है कि 0.6 मीटर, सॉरी 0.6 मीटर, सॉरी 0.6 मीटर अपार्ट। कितना लिखा हुआ है 0.6 मीटर। आपसे पूछा गया है कि चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, चार्ज यानी कि Q की वैल्यू कितनी होगी, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। अब क्वेश्चन में लगना वही कॉन्सेप्ट मैं पहले बोल चुका हूं, कूलम्स यदि कभी भी केस स्टडी आ जाए तो केस स्टडी आपको दिमाग को कहता है कि भैया अपना दिमाग इस टॉपिक पे लगाओ। केस स्टडी में उस पैसेज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पॉसिबिलिटी होने की है ही नहीं होता है, कभी नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखना। तो केस स्टडी में हमें केस तो समझ में आ गया, नहीं कि दिमाग कहां लगाना है सर, कूलम्स लॉ में लगाना है और कहीं नहीं भटकाना है। चलो भाई लगाते हैं दिमाग। क्वेश्चन में यदि हम बात करें, नेक्स्ट मार्कर से लिख देता हूं, क्या हमारे पास सर कूलम्स लॉ हमारा कहता है F = K Q1 Q2 अपॉन R²। यही तो हमने पढ़ रखा है F = चलो भाई अब सॉल्व करने बैठ जाते हैं, सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा बेटा, F की वैल्यू देखो लिख दूं क्या मैं, देखो जो आई लिख दूं F की वैल्यू, देखो बिल्कुल मैं कोई चेंज नहीं कर रहा, 10 × 10 की पावर -3 × 10 = K की वैल्यू सर 9 × 10 की पावर 9, सबको याद है, क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी, ध्यान रखना। Q1 की वैल्यू सर Q1 और Q2 वो जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 इक्वल, बेटा इक्वल है तो मैं यहां पे मान लेता हूं लेट चार्ज R Q। चार्ज कितना होगा कि हमने मान लिया चार्ज कितना है मेरे लाल, Q चार्ज है। तो बेटा 2 इक्वल चार्ज है यानी कि Q × Q अपॉन दूरी कितनी है सर 0.6 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। देखना बेटा क्या होगा, इसका से मल्टीप्लाई कर दें और Q1 Q2, देखो बेटा Q1 Q2 कितना हो गया, Q² हो गया, ठीक है ना, इंटू 9 × 10 की पावर 9 इक्वल टू कितना हुआ 10 × 10 की पावर -3 × 10 अपॉन, सॉरी अपॉन नहीं मल्टीप्लाई में आएगा, इंटू 0.6 × 0.6। बात समझ में आई नहीं, इसका इससे मल्टीप्लाई किया और ये बिल्कुल सीधा हमने रख दिया। यहां से देखना बेटा Q मैं दूसरे मार्कर से कर देता हूं, ठीक है ना। यहां से Q = कितना आएगा, देखो बेटा Q² = आएगा 10 × 10 की पावर -3 × 10 × 0.6 × 0.6 अपॉन कितना मेरे लाल 9 × 10 की पावर 9। डन। चलो भाई इसको हमने हटाया, ये 10 मल्टीपल में आ गया, इस पॉइंट को हटाया, यहां पर भी 10 मल्टीपल में आ गया, इस 10 से ये 10 कट गया, इस 10 से ये 10 कट गया। अब बेटा मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, और देखना यहां पर यानी कितना Q² = कितना होगा 6 × 6, क्योंकि मैं सबसे पहले बोल चुका हूं पावर वैल्यू को इकट्ठा रखते हैं और पावर को इकट्ठा वाले सॉल्व करते हैं। 6 × 6 और 9 नीचे आ गया। अभी पावर कितनी है 3 माइनस की है और 10 और जाए 9 और जाएगी ऊपर, तो कितनी हो जाएगी सर 3 + 9 यानी 10 की पावर -9 12, ठीक है ना, 12 हो गई। काटना आता है
3 2 जा 6, 3 3 जा, और फिर 3 से काटा तो 3 2 जा, यानी कि क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर -12, तो क्यू इक्वल टू कितना आएगा, इसका रूट कर देंगे 2 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। बेटा ये आपका इसका आंसर है। बेटा स्क्रीनशॉट लेना, सॉल्व करना सीख लेना, ठीक है ना। कैसे सॉल्व किया, पहले एफ लगाया, पहले एफ को कन्वर्ट कर दिया किसमें, न्यूटन के फॉर्म में, सर एफ न्यूटन के फॉर्म में हो गया, आर की वैल्यू पुट करी, बेटा के की वैल्यू हमें पता है, याद है 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है, चार्ज वो कह रहा सेम इक्वल चार्ज है, तो चार्ज कितना क्यू और क्यू मान लिया, तो क्यू क्यू हो गया, और बेटा इस तरह से सॉल्व किया और हमारे पास क्यू निकल आया 2 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। और बेटा इसका मतलब कितना हुआ, 2 इंटू 10 की पावर -6 का मतलब हो गया 2 माइक्रोकूलम, ठीक है ना, 2 माइक्रोकूलम। और 2 माइक्रोकूलम मतलब आंसर क्या होगा बेटा, फोर्थ का आंसर होगा डी। फोर्थ का आंसर क्या है मेरे लाल, डी आंसर है, ठीक है। चलो आपको डी मिल गया आंसर। नेक्स्ट लिखा हुआ है बेटा फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको दिख रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन में दिख रहा है बेटा मेरे लाल, क्या लिखा हुआ है कि कूलम्स लॉ फॉर द फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट क्लोजली रिजेंबल। बेटा कूलम्स लॉ किससे रिजेंबल कर रहा है, कूलम्स लॉ को दिख रहा है F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब याद करो हमने ग्रेविटेशन का लॉ पढ़ा था, F इक्वल टू क्या होता है, G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर, याद आ रहा, ये किसका है, ग्रेविटेशन का है, और ये किसका है बेटा, कूलम्स का लॉ है। किससे मैच कर रहा है सर, ग्रेविटेशन में से मैच कर रहा है, और ग्रेविटेशन का आंसर कितना है सर, न्यूटन ने दिया था ग्रेविटेशन का आंसर, यानी इसका फिफ्थ का आंसर किसका होगा सर, फिफ्थ का आंसर होगा कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी फिफ्थ का आंसर होगा आपका मेरे लाल बी। बात समझ में आ गई। एक छोटा सा वीडियो बनाया मैंने आपका कि भाई केस स्टडी कैसे सॉल्व करनी है, आप फर्स्ट केस स्टडी सॉल्व करना सीख गए, ठीक है, आपके समझ में भी आ गई है, ठीक है। जल्दी से शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब कराओ, ठीक है ना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरी केस स्टडी के साथ में, क्योंकि बेस किस पर है बेटा, क्वांटाइजेशन पर बेस्ड है। आपके पास सीट है, जो सीट नहीं ले गए मैं बार बार कह रहा हूँ सीट ले जाइए, बहुत सारी केस स्टडी हैं, ऐसे आप अकेले मन में बैठ के नहीं पढ़ पाएंगे, और एग्जाम देना है आपको 12th में देना है, ठीक है ना, इसी साल देना है, तो आप सीट ले जाइए और सॉल्व करिए, ठीक है ना। चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।